नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके 2 दिन पहले एचएल की तरफ से एक ट्वीट करके बताया गया था कि रोल्स रॉयस और एचएल के बीच अभी एक एमओयू को साइन किया गया है, जिसके अंदर रोल्स रॉयस की एडोर सीरीज के इंजन की कंपोनेंट्स को एचएल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है और साथ ही इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन का भी एचएल हिस्सा बनने वाला है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारी 2 दिन पहले की डिफेंस टॉक वीडियो को जाके देख सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस अभी भारत के साथ मिलकर एक एरो इंजन को डेवलप करने का ऑफर दे रहा है, जिसको आगे चल के भारत अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकता है और मेनली एमका या ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी एमका के लिए भारत को एक 110 किलोन्यूटन क्लास के इंजन की जरूरत है, जिसके लिए भारत अभी सफरान और रोल्स रॉयस के अलावा जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी बातचीत कर रहा है और इनमें से किसी एक के साथ मिलकर हम आगे चल के एरो इंजन को डेवलप करने वाले हैं। और मोस्टली जो कंपटीशन चल रहा है वो सफरान और रोल्स रॉयस के बीच चल रहा है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक अपनी इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी नहीं हो रहा है, जबकि रोल्स रॉयस पूरी तरीके से भारत के साथ मिलकर एक इंजन को डेवलप करने का ऑफर दे रहा है, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास मौजूद रहेगी। और अभी तक डीआरडीओ और रोल्स रॉयस के बीच इसको लेके काफी सारा डिस्कशन हो चुका है, लेकिन रोल्स रॉयस के साथ आगे बढ़ने में अभी एक दिक्कत फ्रांस की वजह से सामने आ रहा है, क्योंकि राफेल डील के अंदर जो ऑफसेट क्लॉज था उसको भी फ्रांस की तरफ से पूरा नहीं किया गया है और उसके अंदर भारत सफरान के साथ मिलके एक नए इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। पर अभी तक सफरान के साथ जो बातचीत है वो इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिस वजह से अभी रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक नए इंजन को बनाने की बात जो है वो इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पर रोल्स रॉयस की तरफ से भी एक अच्छा खासा ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें भारत को सिर्फ एरो इंजन को ही नहीं बल्कि आगे चल के वो मरीन इंजन और हाइब्रिड इंजन को भी ऑफर करने वाला है, जो कि आगे चल के भारत अपनी नेवल वेसल में भी इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट S-500 सिस्टम को लेके। आप सब जानते होंगे कि रशिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अब तक का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो कि लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अभी रशिया की तरफ से इसकी एक नई और अपग्रेडेड वर्जन को बनाया जा चुका है, जिसको S-500 सिस्टम कहा जाता है। और ये सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स को भी नष्ट कर सकता है। ये स्टेल्थ टारगेट को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी S-400 सिस्टम के मुकाबले लगभग आधा है, जो कि इसको और भी खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम बना देता है। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि रशिया इसको ऑफिशियली इंडक्ट करने के बाद कुछ साल तक इसको एक्सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि S-400 सिस्टम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पर अभी रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मीडिया को बताया गया कि रशिया के अलावा अगर कोई S-500 सिस्टम को फ्यूचर में ऑपरेट करने वाला है तो वो भारत होने वाला है और भारत S-500 सिस्टम का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है। अभी सबसे पहले तो रशिया इसको अपने फोर्स में शामिल करने वाला है और जैसे ही रशिया का रिक्वायरमेंट पूरा होता है, यानी कि रशिया के पास सफिशिएंट मात्रा में S-500 सिस्टम मौजूद हो जाता है, तो उसके बाद इसको वो एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस देने वाले हैं और रशिया की इस लिस्ट में भारत पहले नंबर पे मौजूद है। रशिया की तरफ से यह भी बताया गया कि हालांकि इसमें भी यूएस की तरफ से सैंक्शन वगैरह लगाया जा सकता है, जिस तरीके से यूएस अभी रशिया की S-400 डील्स के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया अपने सिस्टम को एक्सपोर्ट करने वाला है। और अगर सच में भारत आगे चल के S-500 सिस्टम को खरीदता है तो ये चाइना के खिलाफ भारत को काफी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम कवरेज को देने वाला है। लेकिन बात वही है कि अगर रशिया इसको बाद में चाइना को एक्सपोर्ट करने लगता है तो हमें इससे कोई खास एडवांटेजेस नहीं मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की एक्चुअल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लगभग 42 स्क्वाड्रन के आसपास होना चाहिए, जबकि अभी हमारे पास 28 से 30 स्क्वाड्रन मौजूद है और बीच में हमने लगभग जो 20 साल के आसपास कोई नया फाइटर इंडक्ट नहीं किया था, इसी वजह से हमको अभी लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए भारत की तरफ से अभी कई तरीके के स्टेप लिए जा रहे हैं और नए फाइटर जेट्स को इंडक्ट किया जा रहा है और जल्दी से इसको फिलअप करने के लिए रशिया से एडिशनल 21 MiG-29 को भी खरीदने का फैसला किया गया, जो कि इनिशियली एक स्क्वाड्रन को कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अभी MiG-29 के अलावा
अभी लगभग 24 मिराज 2000 को भी खरीदने का फैसला किया गया। हालांकि जो मिग 29 है वो नए कंडीशन के फाइटर हमको मिलने वाले, जबकि जो मिराज खरीदे जाने वाले हैं ये सेकेंड हैंड कंडीशन में खरीदे जा रहे हैं। मिराज 2000 की बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही भरोसेमंद फाइटर एयरक्राफ्ट रहा है, लेकिन अभी इसकी प्रोडक्शन बंद हो चुका है, जिस वजह से हमें इनकी स्पेयर पार्ट को लेकर थोड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर जो स्पेयर पार्ट मिलते हैं वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं या फिर मुश्किल से मिलते हैं। पर अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डसॉल्ट एविएशन से लगभग 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 को खरीदने का फैसला किया गया है, जिसमें 27 मिलियन यूरो में एक कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया गया है, जिससे हमको हर एक मिराज जो है वो लगभग 1.125 मिलियन के आसपास पड़ने वाले हैं। अच्छी बात यह कि इनमें से 13 मिराज जो है वो कंप्लीट कंडीशन में है और इसमें से 8 मिराज ऐसे हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आगे चल के अपने स्क्वाड्रन में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अभी हमारी जो मिराज 2000 की फ्लीट है इनकी अभी मिड लाइफ अपग्रेड वगैरह चल रहा है और इसके लिए हमको स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी हम जो मिराज को खरीद रहे हैं इससे हमारे एग्जिस्टिंग मिराज फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए लगभग 300 से ज्यादा क्रिटिकल स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे और इनको मार्केट से एक्वायर करने में हमको अभी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल मिराज 2000 को खरीदने का फैसला किया गया और अभी इसको जल्दी से ही भारत को सप्लाई करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सबको पता होगा चाइना अपनी नेवी को काफी तेजी से मॉडर्नाइज कर रही है और अभी साइज के मामले में अगर देखा जाए तो चाइना यूएस की नेवी को भी क्रॉस कर चुका है और अभी चाइना 2030 के आसपास कम से कम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ऑपरेट करने वाला है, जिनमें से एक को वो इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए भारत को कम से कम 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जरूरत पड़ने वाली है और ऐसा नेवी की तरफ से एस्टिमेट किया गया है, क्योंकि अगर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस या मेंटेनेंस के लिए जाएगा तो हमारे पास दोनों फ्रंट में डिप्लॉय करने के लिए 2 कैरियर मौजूद रहेंगे। लेकिन कुछ नेवल ऑफिसर का कहना है कि अगर जल्दी से हमको अपनी पकड़ को इंडियन ओशन रीजन में मजबूत करना है तो हमको एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के अलावा हमारे एग्जिस्टिंग आइलैंड टेरिटरी में नए एयरवेज को बनाया जा सकता है, जो कि अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर काम कर सकते हैं। और ये एक अच्छा सजेशन भी है और हम लक्षद्वीप या अंडमान जैसे एरिया में नए स्ट्रिप को बना सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में हमको जितना टाइम लगेगा, जितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे काफी कम पैसे में और कम टाइम के अंदर हम नए स्ट्रिप को तैयार कर सकते हैं। पर इसकी एक दिक्कत ये होने वाली है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जबकि आइलैंड फिक्स्ड होने वाले हैं और इनको जरूरत के हिसाब से मूव नहीं कर पाएंगे। एक और प्रॉब्लम ये होने वाली है कि लक्षद्वीप और अंडमान के अलावा हम कहीं पर और एयरस्ट्रिप को बना नहीं सकते। और जो लोग चाइना की तरह आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने की बात करते हैं उनको शायद ये आइडिया नहीं है कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने में कितना खर्चा होने वाला है। हांगकांग के पास बनाए गए एक आइलैंड की बात करें तो इसको बनाने में लगभग $72 बिलियन के आसपास खर्च हो गया था और समंदर के अंदर हर जगह में हम जाके आर्टिफिशियल आइलैंड बना नहीं सकते। पहले तो हम सिर्फ अपने इकोनॉमिक जोन के अंदर ये आइलैंड को बना सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर पानी का लेवल कम होगा तभी इनको बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा खर्च होने वाला है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग आइलैंड की बात करें तो वहां पर एयरस्ट्रिप को बनाया जा सकता है, जो कि हमको डीप अरेबियन सी में या इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है और चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है। अगला अपडेट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से। भारत की सिविल एविएशन सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में भारत काफी पीछे चल रहा है। मतलब भारत में आज तक एक भी सिविलियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। अभी तक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से सारस नाम के एक एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया, जिसकी प्रीवियस वर्जन की एक्सीडेंट के बाद प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था और अभी इसको वापस दोबारा से रिवाइव किया गया था और अभी इसके सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इसकी एक 19 सीटर वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया। अभी बताया जा रहा है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से सारस मार्क 2 प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए और फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए अभी डसॉल्ट सिस्टम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है और इसमें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अभी ड्राफ्ट साइट नाम की एक 2D और 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन की मदद से सारस मार्क 2 की डिजाइन को किया जाने वाला है और आगे चल के इस एयरक्राफ्ट को भारत अपनी उड़ान स्कीम के अंदर ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से जल्दी से इसको तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपने फ्लीट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से।
आप सब जानते होंगे कि इसरो अभी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आगे चल के जो लॉन्चिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि एक लॉन्च व्हीकल को बनाने में जितना खर्च होता है तब वो लॉन्चिंग कॉस्ट के आधे से ज्यादा अमाउंट होता है और एक लॉन्च व्हीकल को बस एक ही बार ही लॉन्च किया जा सकता है। इसी वजह से सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। इस वजह से इसरो की तरफ से अभी एक मिनी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसमें लॉन्च व्हीकल को वर्टिकली लैंड कराने की कोशिश की जाएगी, यानी कि जिस तरीके से हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं वापस उसको उसी तरीके से लैंड कराने की कोशिश किया जाएगा। और इसे स्पेशली GSLV Mark 3 में इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा किया जा सका तो GSLV Mark 3 की लॉन्चिंग कॉस्ट को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकेगा। और इसरो अभी मेनली विंग बॉडी और लार्ज बॉडी लॉन्च व्हीकल को वर्टिकली लैंड कराने की कोशिश कर रहा है और 2022 तक वो GSLV Mark 3 को वर्टिकली लैंड कराने की कोशिश करने वाले हैं। और इसके लिए GSLV Mark 3 में कुछ मेजर चेंजेस भी करने का प्लान किया जा रहा है और इसमें इसकी L1110 लिक्विड फ्यूल स्टेज इंजन को एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन से रिप्लेस करने का प्लान किया गया है और साथ ही C25 इंजन को C32 इंजन से रिप्लेस करने की प्लान किया गया है। इसके अलावा ओवरऑल मास को भी कम करने के लिए इसरो की तरफ से भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिससे वर्तमान के एवियोनिक्स सिस्टम की साइज और वेट को रिड्यूस किया जा सकेगा। और इन सभी अपग्रेड को करने के लिए अभी कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लगने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।